बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में हमने जो है ना वो रिसेप्टर करैक्टरिस्टिक्स को मैंने ईजीएस्ट वे में न्यूमोनिक के साथ ये टेबल सारे के सारे डिस्कस किए हैं। अभी जो है ना इफ़ेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोनोमिक नर्व्स आसान से आप खुद पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे बताना है आपको ये टेबल, जिसके अंदर से जो एमसीक्यूज़ है ना वो बंदे को घुमाएंगे। सही है। टेबल को याद करने का जो तरीका है ना वो मेरा यही है कि आपने बंदे को एक सामने रखना है। ठीक है। अब ये हमारे पास है जनाब एक बंदा। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑटोनॉमिक एक्टिविटी ऑन आर्गन सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक नर्व का आर्गन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने यूँ एक बंदा देखना, ठीक है, इमेजिन करना है। सबसे पहले उसकी आंखें हैं, आई की एक हेडिंग दे लेनी है। लेट मी फोकस इट यार। ओके, ठीक है। सबसे पहले आंखें, तो आपने आई की आंखों के साथ फिर आपने जो है ना वो देख लेना है कि यहाँ पे उसके जो है ना आपको एक दिल नज़र आएगा धड़कता हुआ। आंखों ने कोई चीज़ देखी, उसका दिल धड़का। उसके बाद क्या है, दिल धड़केगा तो ब्लड वेसल पे असर आएगा, तो उसके बाजुओं पे जो ब्लड वेसल है ना, या हार्ट की जो ब्लड वेसल है अयोटा वगैरह, उसके ऊपर फ़र्क पड़ा। फिर क्या होगा, उसकी जो है ना वो सांस तेज़ होगी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, यहाँ पे उसका ट्रेकिया और यहाँ से ब्रोंकाई वगैरह सारे के सारे ओके हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास जीआईटी, ब्रोंके के बिल्कुल पीछे जो है ना खाना उसने जो खाना है, भूख भी तो लगनी है ना उसे, जब दिल धड़केगा, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ देखा तो भूख तो लगेगी ना। ठीक है। अब क्या होगा, जीआईटी ट्रैक आ गया। उसके बाद क्या है, जेनिटो यूरिनरी। अब उसने आंखों का असर कहाँ पे हुआ, जेनिटो यूरिनरी आर्गन के ऊपर। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यू नीड अ हाई मीम लेवल। उसके बाद क्या है जनाब, अब ये सारा तो हो गया। उसके बाद जो ब्लड वेसल फूलेंगी तो स्किन के ऊपर जो है ना हमारा अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। बाजुओं की स्किन होगी, टांगों की स्किन होगी, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पिलो रेक्टर मसल्स होते हैं। ठीक है। ये जिसे हम गूज बम्प्स कहते हैं वो सारे के सारे। उसके बाद क्या है, स्किन होगी, स्किन के बाद मेटाबॉलिक फंक्शन। अब यहाँ पे जो है ना उसका जो है ना लीवर, क्योंकि उससे भूख लगी है तो उसका लीवर जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा, बाइल वगैरह सेक्रीट करेगा। ठीक है। उसके बाद उसका जो किडनी है उसने हार्मोन अपने प्रोडक्शन करना शुरू कर देने हैं। ठीक है। सिंपथेटिक हार्मोन प्रोडक्शन करा लें। एंड पे क्या होना, ऑटोनॉमिक नर्व एंडिंग में सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ हो जाए। इस एक बंदे की मदद से आप पूरा चार्ट याद कर सकते हैं। अच्छा, एक तो बात ये होगी, यहाँ पे वो कह रहा है हम पहले सिंपथेटिक डिस्कस करेंगे, फिर ये वाला पैरासिम्पथेटिक। मतलब ये अगर मैं दरमियान में यूँ लाइन लगा दूँ ना, ठीक है, तो हमने ये चार्ट के दो हिस्से बना लिए हैं यार। एक तो फोकस, ओके, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो आपने जो एक बात याद कर लो, सारा टेबल आपका ये जहाँ दबड़दूस हो गया। सिंपथेटिक के लिए जो है ना, जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर, इसका जिसको पता चल गया ना वो अल्फ़ा 1 जहाँ भी होगा ना उसने करवानी है कॉन्ट्रैक्शन। सही है। अल्फ़ा 1 A1 जो है ना वो पकड़ के दबा लेता है हर चीज़ को। ठीक है। जबकि जो यार एक मिनट, बीटा 2 है जो है ना, मतलब क्या है, बी से बलून, अब बलून में से हवा निकल जाती है तो क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाती है। तो बीटा 2 जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे आपने रिलैक्सेशन करवानी है। बस ये अगर आपने इतना सा याद कर लिया, इंशाल्लाह फिर ये जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इतना भी ना करें आप। आई में देखो, लेट मी एक मिनट, आई में देखते हैं। सबसे पहले आई में क्या है, आयरस। ठीक है। जो कि वो लाइट की अकोमोडेशन के अंदर आपने अगर पढ़ा हो ना फिजियो के अंदर, जो स्पेशल सेंसेस है वहाँ पे आयरस में छोटी छोटी रस्सियाँ में होती हैं। ठीक है। एक तरह की मैंने याद करने के लिए रखा हूँ। उसके क्या होता है, रेडियल मसल होते हैं, सर्कुलर मसल है, कुछ रेडियल मसल होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं, जिसे पेपिली मसल भी आमतौर पर कह देते हैं ना। वो जो है ना उनकी सिंपथेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रेडियल मसल, जो आइरस में रेडियल मसल और सर्कुलर मसल, वो क्या करते हैं, जो हमारे पास मोस्टली जो ना रेडियल मसल वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारे पास सिंपथेटिक एक्टिविटीज होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में मैंने क्या होता है, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन आएगी, अल्फ़ा 1 आ गया रिसेप्टर का। अच्छा, अब हमारे पास सिलरी मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं ताकि प्यूपल का साइज़ बढ़ जाए ना। ठीक है। तो वही है, जब वो रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स किसने करवाना है, बीटा 2 ने। तो आ गया ना बीटा, यहाँ पे मोस्टली बीटा 2 लिखा हुआ नई बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो। ये क्योंकि कायद-ए-आज़म का मैंने कहा दौर का एडिशन है तो आप समझ सकते हैं फिर। अच्छा, अब जो है ना वो हार्ट के ऊपर आ जाए, दम आँखें, आँखों के बाद दिल के ऊपर आ गए। ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड एक्सेलरेट करता है। ठीक है। तो दिल को जो होता है ना वो दूसरा एक्टोपिक पेस मेकर, एक नया पेस मेकर बन जाता है जो बढ़ा देता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है ना वो इंक्रीज़ करती है। तो आप अगर वो निमोनिक याद करें ना, मैंने क्या कहा था कि नानी हार्ट, एक निमोनिक मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा याद करो। तो वो था क्या था यार, नानी हार्ट,
इफ़ेक्टेड सीरियसली गोन एंड, इसी तरह था ना। तो मैंने कि वहाँ पे क्या बताया था कि जो नानी का लिए बीटा वन, ठीक है, और जो है ना हार्ट जो होते हैं ना वो बीटा टू रिसेप्टर होते हैं, मोस्टली इसी के अंदर था ना। अगर यार हम इधर देख लें किधर गया वो नानी हार्ट, ठीक है, नानी हार्ट अफेक्टेड सीरियसली गोन रोंग, ये क्या था, कोलिनर्जी के लिए, मतलब पैरासिम्पथेटिक। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपथेटिक की, तो हम ये इस टेबल पे आएंगे, ठीक है। सिंपथेटिक के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं एड्रीनो रिसेप्टर वाले में, देखो बीटा वन और बीटा टू में मैंने बताया था ना रिलैक्सेशन क्या करवाया था, बीटा टू स्मूथ मसल हार्ट, मैंने कहा था यहाँ पे जो लिव स्मूथली इन लंदन हार्टेडली, ठीक है, वही था। और यहाँ पे था हार्ट प्लस जोली, तो बीटा वन और बीटा टू का मैंने निमोनिक बताया था ना। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में वो कह रहा है कि देखो एक्सेलरेशन में जो है ना सिंपथेटिक एक्टिविटी बीटा वन और बीटा टू, बीटा वन बीटा टू, बीटा वन बीटा टू, ईजी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ब्लड वेसल्स। एक बात याद रखनी, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है ना वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, हमेशा सिंपथेटिक एक्टिविटी होती है। देखो अब स्किन और स्प्लेंचनिक वेसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन किसने करवानी, अल्फा वन रिसेप्टर ने, चुप करके अल्फा वन लिख देना। रिलैक्सेशन किसने करवानी, बीटा टू ने, बस छोटे छोटे ये याद कर लो, बाकी अगर याद रह जाए तो ठीक है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल, रिलैक्सेशन किसने करवानी, रिलैक्स का जहाँ पे लफज आ जाए बीटा टू, बीटा टू आ गया। बलून से याद कर लो, बलून में से हवा निकल गई या रिलैक्स हो गया वो। जीआईटी में देख लो स्मूथ मसल रिलैक्स करवाना है बीटा टू, कहीं कहीं अल्फ़ा टू भी आ जाता है, अल्फ़ा वन नहीं लिखना जहाँ भी रिलैक्स आएगा। कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है तो अल्फ़ा वन, वो क्या ए वन ने अच्छी तरह जकड़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अच्छा सिक्रीशन के लिए एक जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट है सिक्रीशन की इनहिबिशन जो है ना वो अल्फ़ा टू रिसेप्टर करवा देते हैं। एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप कह लेंगे अलग से याद कर सकते हैं। अब सिक्रीशन यहाँ पे रोकनी है ना हमने ए वन ने कॉन्ट्रैक्ट करवा देना, A2 ने क्या करवा देना, 2 नंबर काम करना है, सिक्रीशन ही रोक देनी है। मैंने तो यूँ याद किया था, बाकी आपको जैसे ही लगेगा कर लेंगे। जेनिटो यूरिनरी स्मूथ मसल, ब्लैडर में देखो रिलैक्स किसने करवाना है, बलून में से हवा निकल गई बीटा टू, बी से बलून, बी से हवा निकल गई, रिलैक्स हो गया तो बीटा टू। कॉन्ट्रैक्शन किसने करवानी, स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन अल्फा वन। फिर वो देखो यूट्रस और प्रेग्नेंट वुमन में रिलैक्स किसने करवाया, बीटा टू। कॉन्ट्रैक्ट किसने करवाया, अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा वन और टू दोनों आ जाते हैं। इजैकुलेशन के अंदर देखो ना, इजैकुलेशन में क्या होता है, पीनस में वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो A1 कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए अल्फा रिसेप्टर मतलब अल्फा वन मोस्टली लिख देते हैं। स्किन के ऊपर देखो, स्किन और ब्लड वेसल के ऊपर कोई पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ नहीं है, ये देख रहे हैं खाली डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये निमोनिक याद कर लेना। दूसरा ब्लड वेसल जो होता है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वही है। पिलो मोटर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट जकड़ के दबा लिया है अल्फा रिसेप्टर। अच्छा एपोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जो इमोशंस की वजह से अपनी सिक्रीशन खारिज करते हैं उसे हम एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं ना, सही है। तो वो इनकी सिक्रीशन किस तरह इंक्रीज होगी, वो अल्फा रिसेप्टर की, जबकि थर्मो रेगुलेशन मतलब जो हीट का रेगुलेशन हो रहा है ना वो एम रिसेप्टर, एक ये बस याद कर लेना। थर्मो में एम आ रहा है ना, तो यहाँ इसी एम से मैंने याद किया हुआ था, एम जो होता है ना वो रिसेप्टर जो होता है ना वो इनके इसका काम करवाते हैं सारे का सारा। नेक्स्ट मेटाबॉलिक फंक्शन में जो है ना लिवर, फैट सेल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ में क्या होना नहीं आप खुद समझे ना। देखो हमें ग्लूकोज चाहिए तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में ग्लाइकोजिनो नियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बनना है, तो इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा टू रिसेप्टर, अल्फ़ा और बीटा टू रिसेप्टर हो गया। जबकि फैट सेल मैंने क्या बताया था, इधर आओ, बीटा थ्री रिसेप्टर फैट सेल के लिए ना, तो ये देखो लिपोलिसिस कर रहा है बीटा थ्री, ये एक MCQ लगा हुआ था, सही है। किडनी में क्या है, मैंने कहा था कि किडनी से जो है ना वो रेनन रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे आप बीटा वन करवाना, क्योंकि उसने सिक्रीशन रिलीज़ करवानी है ना, तो वहाँ से बीटा वन एक याद होता है तो कर लें, अच्छा था, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे देखो ना डिक्रीज एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को जो डिक्रीज़ करता है पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ में, वो अल्फ़ा रिसेप्टर है, ये भी देख रहा था। अभी मैं आता पैरासिम्पथेटिक के ऊपर, कुछ ना कुछ आइडिया हुआ कि नहीं हुआ। पैरासिम्पथेटिक में आ जाओ, आई के ऊपर जो है ना वो सबसे पहले रेडियल मसल सिंपथेटिक के लिए, सिलरी मसल जो होता है ना वो पैरासिम्पथेटिक के अंदर आता है। तो यहाँ भी पैरासिम्पथेटिक के अंदर जो है ना वो आपने एम रिसेप्टर नहीं भूलना है, सही है। जिसको एम रिसेप्टर भूल गया ना वो बस मारा गया, मैं कहता हूँ। अच्छा इसके अंदर जो है ना मोस्टली जो है ना वो M3 जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, ठीक है। M2 और M3 यही चल रहे हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं
कॉन्ट्रैक्शन किसने करवानी है, M3 ने करवानी है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किसने करवानी है, M3 ने करवानी है। यहाँ देख लो डिसेलरेट किसने करवाना है, M2 ने हार्ट के अंदर 2 नंबर दिल मैंने याद किया हुआ था, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी में 2 नंबर हार्ट होगी, जबकि अगर सिंपथेटिक आ जाए फिर 2 नंबर ही नहीं करनी, फिर आपने β1 और β2 नानी हार्ट, ठीक है। यहाँ पे नानी हार्ट जो है ना वो क्या था, ई से एंड गोन रोंग इस तरह करके निमोनिक जो था ना, जबकि यहाँ पे क्या है β1 मतलब इंजो यहाँ पे था लिव स्मूथली इन लंदन हार्टली, हार्ट प्लस जोली का हार्ट था β1 और β2 के लिए, तो वो ये निमोनिक। जबकि जो नानी हार्ट दूसरे नंबर पे M2 आ रहा था, नानी का हार्ट M2 ओके हो गया। ब्लड वेसल में मैंने बताया था कोई सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। ब्रोंकियल स्मूथ मसल में जो है ना कॉन्ट्रैक्शन M3 ने करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे देख लो M3 M1 हो गया, ये सारे का सारा मोस्टली M3 जो है ना वो या M2 आ रहा है। बाकी यहाँ पे देख लो स्किन के ऊपर मेटाबॉलिक फंक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं है, और डिक्रीज जो है ना वो करवा देते हैं बस। ये छोटा सा चार्ट था जो कि बंदा पहली दफ़ा देखे ना तो वैसे ही ना फोत हो जाता है, स्टूडेंट फोत हो जाते हैं, मतलब इसको देखेगा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। जो निमोनिक बताया है उसी को पहले वाले टेबल को अच्छे से रटा लगा लें, उसके बाद इसके ऊपर आ जाए तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। ओ माय गॉड, मैं आज बाल कटवा के आया हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। एनीवेज हैव अ शावर। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोनॉमिक नर्व्स हो गया, इसके अंदर वही कह रहा है कि हमारे पास जो आयरस हो गया और एसए नोड जो दिल के है ना, एसए नोड साइनोएट्रियल नोड, वो जो है ना वो ड्यूअल सिंपैथेटिक भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होती है, ठीक है। प्यूपल वो कह रहा है कि वो नेचुरल और इंट्रिंसिक डायमीटर, यानी दो जो आयरस के दरमियान जो फासला होता है सिम प्यूपल कहते हैं ना, जो लाइट की अकोमोडेशन के अंदर होता है, वो कह रहा है कि नेचुरल इंट्रिंसिक डायमीटर जो होता है ना वो रिटर्न का द डिवीजन ऑटोनॉम ब्लॉक करके हम वो सारे का सारा वही कहानी लिखी हुई है ANS की, ठीक है। पेस मेकर का वो कह रहा है 100 to 110 पर मिनट जो है ना वो एब्सेंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना इनपुट कर। उसके अलावा वो कह रहा है कि ये एक लिखा हुआ बोथ द प्यूपल एंड एट रेस्ट साइनोएट्रियल नोड डोमिनेटेड हो गया बाय पैरासिम्पैथेटिक, मतलब हमारा जो प्यूपल है आँख प्लस दिल, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो हमने सुकून करवाना है। ये नहीं कि उनको हर वक्त दबाव दिए रखना कि तुम सिंपैथेटिक एक्टिविटी करो, ठीक है। अल्लाह पाक ने क्या कि इनको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना वो डोमिनेट दे दो, ताकि हमारा दिल हर वक्त ज़्यादा ना बढ़ता रहे। दिल तो बच्चा है जी, यहीं से याद कर लो इसको, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना वो डिवाइड ब्लॉकेज ऑफ द बोथ सिस्टम with removal of parasympathetic autonomic dominator and sympathetic effect result in mydriasis and tachycardia। वो कह रहा है अगर हमने पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों ही ख़त्म करनी है, लेकिन हमारे पास डोमिनेंट कौन सा था, पैरासिम्पैथेटिक था, तो पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट ज़्यादा जो है ना वो माइड्रेसिस होगा, मतलब प्यूपल जो है ना वो डायलेट हुआ वो आपको नज़र आएगा, और दिल जो है ना वो टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बंदे की हार्ट बीट जो ना वो इंक्रीज़, यही बात की और कुछ भी नहीं होगी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि नॉर एड्रीनर्जिक नॉर कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, जो मैंने यहाँ शुरू में बताए थे, प्यूरिन और पेप्टाइड्स होती है ना NANC, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि प्यूरिन और पॉलीपेप्टाइड जो है ना वो यहाँ पे GIT में और यूरिनरी ट्रैक में सारे का सारा सेंसरी फाइबर अपने लेके आते हैं। ये आप खुद पढ़ लें, कहानी है लिखी, कुछ भी नहीं है, बच्चे को समझ आ जाएगी। साइट ऑफ ऑटोनॉमिक ड्रग एक्शन जो है ना वो पोस्ट के क्लियोनिक टर्मिनेट करते हैं, और वो सारे का सारा आपने ये नेगेटिव फीमेल लोकल इंटीग्रेशन में वही कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्व मेम्ब्रेन करती है, और बैरो रिसेप्टर होते हैं जो प्रेशर के लिए होते हैं, ठीक है। और क्या है पोस्ट सिनेप्टिक मॉड्यूलर रिसेप्टर हो गया, और प्री सिनेप्टिक रेगुलेशन एंडोजीनियस कंपाउंड वो वही M1 रिसेप्टर मस्कुरेनिक हो गया, निकोटेनिक हो गया, ट्रांसमिशन जो ना वो प्राइमरी होती है। और क्या है इसमें सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स में, किसको नहीं पता सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स में क्या होगा, नेचुरल बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। आपने गाइटन में ऑलरेडी जिसने फिरदौस नहीं पढ़ी हुई वो उस फिरदौस में भी बल्कि ये लिखा हुआ, गाइटन और फिरदौस दोनों में लिखा हुआ रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम फर्स्ट ईयर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये टेबल में क्या कह रहा है, स्टेप्स इन ऑटोनॉमिक ट्रांसमिशन इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक हो गया और न्यूरॉन टॉक्सिक हो गया, ब्लॉक करता है सोडियम चैनल। सेम वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने इस कहानी में बताया ना, हेपेटाइटिस V वायरस B और मर्जा, ठीक है, वही सारी कहानी लिखी हुई है। ट्रांसमिशन सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज़
किस किस से जनाब वो रुक जाता है, कि किस किस के ऊपर इफेक्ट करता है, कैल्शियम चैनल के ऊपर इफेक्ट करता है, बी मैट के ऊपर इफेक्ट करता है, वो सारे का सारा। ठीक है, लेप्रोटॉक्सिन हो गया, बोटुलिज्म टॉक्सिन। ठीक है, ये वाला बोटुलिज्म वाला एक MCQ मैंने लास्ट टाइम देखा था जो आया हुआ था। इसके अलावा क्या ट्रांसमिशन अपटेक, अच्छा री अपटेक जो रोकता है, ठीक है, वो मैंने कोकेन TCA साइकिल ये वाला ना। ठीक है, ये कोकेन TCA साइकिल ऑलरेडी आपको टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे इसके अंदर बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखी वो ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, मैंने ईजीएस्ट वे में बताया था। ये देखो, ये लिखा हुआ कोकेन और TCA साइकिल, वही बात उसने की हुई है। कोकेन TCA साइकिल में और बैरो रिसेप्टर में नॉरएपिनेफ्रिन, बस जहाँ पे अल्फा रिसेप्टर है वो अच्छी कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, बीटा रिसेप्टर क्या कराएंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे। कहानी वही है। यहाँ पे देख लो, वेजोमोटर सेंटर में सिंपैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ने क्या करना है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज़ करवा देनी है। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा देना है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स इंक्रीज़ करते हैं, वीनस टोन इंक्रीज़ करवा दें, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, वीनस रिटर्न, ब्लड वॉल्यूम, एल्डोस्टेरोन मतलब जो सोडियम की अपटेक को इंक्रीज़ करके, एंजियोटेंसिन जो है रेनिन हो गया, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, या यहाँ से देखो ना, मीन आर्टीरियल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ना तो रीनल ब्लड फ्लो टेम्परेचर में रेनन एंजियोटेंसिन वो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए सारे का सारा ये रिवर्स कर देगा। ऑटोनॉमिक फीडबैक और हार्मोनल फीडबैक, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नर्वस सिस्टम को जो है ना वो ऑटोनॉमिक और हार्मोन, ऑटोनॉमिक एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, इसको एक दफ़ा देख लेना। ये आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर के जो शॉक वाला चैप्टर है आई थिंक उसके अंदर ये इसी तरह का, ऑलमोस्ट इसी तरह का टेबल था मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाकी पैरासिम्पैथेटिक का इसका उल्ट कर देना है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या करना है, वो सारे का सारे एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा के तो वो सारे का सारे जो है ना हमने ब्लड वॉल्यूम को कम कर बढ़ा देना, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बैरो रिसेप्टर एक ये नहीं भूलना। बाकी ये आप खुद देख लीजिएगा, टेबल आसान सा है। बाकी इसके जो है ना MCQs डिस्कस कर लीजिएगा, कोई अगर ना समझ आए तो यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू सो मच। होप सो कि इस लेक्चर्स के बाद 2-3 लेक्चर्स जो है ना इसके ऊपर मैंने दिए, 4 हो गए आई थिंक, तो कुछ ना कुछ समझ आई होगी यार। अगर कुछ आ गई है तो दूसरों को लाजमी समझाइएगा अपने अल्फाज में, या अगर ये वीडियो शेयर कर दे, जिस तरह भी आपका दिल करे। मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा किसी को, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बंदे के लिए वीडियो बना रहा था मैं। अगर किसी और का फ़ायदा हो रहा है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।